अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई की तरफ से एक मुगालता एक मंसूबे के तहत पैदा करना शुरू कर दिया गया है और वो मुगालता क्या है और बहुत ही गुमराहकुन मुगालता है। मैं वाक़यात की तरतीब से कड़ी मिलाकर आपके सामने ये हकीकत रखूँगा कि ये मुगालता कितना गुमराहकुन और कितना झूठ है। और दूसरी स्टोरी ये है कि पीटीआई ने पंजाब में एक भी झंडा नहीं लगाया। वो जो इमरान खान ने अपील की थी कि झंडा लगाओ, मुहिम चलाओ, तो एक भी झंडा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी लाखों झंडे, या अगर लाखों नहीं तो दसियों हज़ार के हिसाब से झंडे ज़रूर लग गए। ये वारदात कैसी हुई? और तीसरी ये है कि कुछ ख़बरें हैं दुबई से नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से एक ख़बर है, वो दिलचस्प है, वो भी पेश करूँगा। मुगालता नाज़रीन ये दिया जा रहा है कि अब यूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हर तरफ से ये ताना मिल रहा है, हर तरफ से ये बात, बल्कि गैर मुल्की मीडिया भी ये कह रहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था जो नाकाम हुआ और जिसने मुल्क को भी फेल्ड स्टेट बना दिया। तो इसके जवाब में वो ये कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, अगर इमरान खान प्रोजेक्ट था तो नवाज़ शरीफ भी प्रोजेक्ट था। ये एक गुमराहकुन मुगालता है। नवाज़ शरीफ कभी भी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट नहीं रहे। हाँ, इस अरसे में नवाज़ शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट की महदूद हवालों से हमायत हासिल ज़रूर रही, और ये महदूद हमायत दरअसल हमायत से ज़्यादा किसी की मुखालफत का नतीजा थी और इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट नहीं रहे। कल पीटीआई के एक मशहूर सीनियर सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास, दी न्यूज़ के एडिटर भी हैं और पीटीआई से बड़ी गहरी वाबस्तगी रखते हैं, तो उन्होंने एक फंक्शन में तकरीर की जिसके ऑडियंस ज़ाहिर है प्रो पीटीआई थी। उसने इन्हें बड़ी दाद दी और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का असल प्रोजेक्ट तो नवाज़ शरीफ था, इमरान खान नहीं। तो अब ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो तरतीब से इससे पहले कभी आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और गोया मुस्लिम लीग वाले भी इसका दिफा पूरी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाक़यात की कड़ियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नाज़रीन, जब भी मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ हुक्मरान बहुत सारे लोगों को पसंद करके अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेता है। बिल्कुल जिस तरह अयूब खान को भुट्टो साहब बहुत पसंद आ गए थे कि बहुत होनहार ज़हीन आदमी थे, मुतहर्रिक और चुस्त चालाक आदमी थे, तो वो उन्हें पसंद आ गए, उन्होंने उनको अपना वज़ीर ख़ारजा बना लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भुट्टो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट थे। इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे फ़ायदा हासिल किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं थे। भुट्टो की कहानी हम फिर कभी सुनाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब ने पसंद कर लिया, उन तक एक रेपुटेशन पहुंची कि ये नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ये बड़े काबिल आदमी हैं। बल्कि ज़ियाउल हक से पहले राजा ज़फ़रुल हक ने सिफारिश की इनकी गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम ज़ीलानी के सामने कि ये बहुत होनहार नौजवान है और इसको फ़िनांस के बारे में मालूमात भी, अपनी फाउंड्री का वालद के जो बिज़नेस है इसको यही संभाल रहे हैं, उसकी फ़िनांस के मामलात यही देख रहे हैं और बड़ी कामयाबी से देख रहे हैं। चुनाचे उनकी मुलाकात हुई और जनरल ग़ुलाम ज़ीलानी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। जिस तरह उन्होंने और भी बहुत सारे लोग शामिल किए। अगर आप उस दौर की काबीना देखें, सूबाई भी, सूबों की भी और वफाक की भी, तो उसमें बहुत सारे नए चेहरे शामिल किए गए थे, जैसे कि जावेद हाशमी साहब जो इस्लामी जमीयत तलबा के लीडर थे, उनको भी ज़ियाउल हक ने वफाकी वज़ीर बनाया था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि ज़ियाउल हक को जावेद हाशमी के नाम पर जावेद हाशमी की शक्ल में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोग शामिल किए अपनी काबीना में। तो इसी तरह पंजाब काबीना में इनको बनाया गया। अच्छा, अब यहाँ जो हुआ वो पंजाब में सबके सामने है कि इन्होंने वजारत ख़जाना गैर मुतवक्को तौर पर बड़ी कामयाबी से चलाई और इस तरह वो ज़ियाउल हक की नज़रों में आ गए। यानी ज़ियाउल हक ने इन्हें सूबाई वज़ीर नहीं बनाया था, लेकिन जब सूबाई वज़ीर के तौर पर उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई और उस कारकर्दगी के चर्चे ब्यूरोक्रेसी में भी हुए, तो ज़ियाउल हक की नज़रों में नवाज़ शरीफ साहब आ गए। और फिर जब 1985 के इलेक्शन हुए तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि किसी रवायती सियासतदान के बजाय नवाज़ शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। और ये भी उनका प्रोजेक्ट नहीं था, वो अपना निज़ाम चलाने के लिए जिस तरह उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म बनाया, ये सोच कर के जो मेरा ताबेदार रहेगा, ज़ाहिर है मोहम्मद खान जुनेजो को वो गुरूम नहीं कर रहे थे कि मेरे बाद ये मुल्क का बादशाह सलामत बन जाएगा, नहीं। इसी तरह वो नवाज़ शरीफ को भी गुरूम नहीं कर रहे थे प्रोजेक्ट के तौर पर, बल्कि
सूबाई वज़ीर आला के तौर पर उन्हें पता था कि ये आदमी मेरा ममनून एहसान रहेगा और मेरी हुकूमत की मजबूती में किरदार अदा करेगा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी। और ये बात आगे चलकर जो वाक़यात हुए उनसे ये साबित हो जाएगी। ज़िया-उल हक़ का तैयारा क्रैश हो गया, वो सारी जो सिस्टम था वो सारा धड़ाम से नीचे आ गिरा। फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ महीनों के बाद इलेक्शन हुए और सबको पता चल गया कि बेनज़ीर साहबा की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और वो आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगी। यहाँ एक तअस्सुर कुछ लोग देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बेनज़ीर का रास्ता रोकने का फ़ैसला किया था, ये भी गलत है। इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल हमीद गुल या जनरल आसिफ नवाज़ और इस तरह के कुछ लोग और थे, ज़रूर थे, जो हर कीमत पर बेनज़ीर का रास्ता रोकना चाहते थे। वो बेनज़ीर को पसंद नहीं करते थे बल्कि सख्त नफ़रत करते थे। लेकिन फ़ौज की जो क़यादत थी उसकी अक्सरियत, बेनज़ीर को पसंद करने या नापसंद करने का मसला नहीं था, अक्सरियत का ये फ़ैसला था कि बेनज़ीर का रास्ता नहीं रोका जाएगा। इलेक्शन में अगर वो जीत जाती है तो हुकूमत बनाने दी जाएगी, उससे रोका नहीं जाएगा। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट ने एक फ़ैसला ये किया कि बेनज़ीर को आल इन आल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि फिर इस सूरत में वो इस्टेब्लिशमेंट की जो तयशुदा अहदाफ थे, जो पॉलिसी बन गई थी, उसके ख़तरे में पड़ जाने का अंदेशा था। चुनाचे जब इलेक्शन की फ़ज़ा तैयार हुई तो इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया जो बेनज़ीर को काउंटर करे, इसलिए नहीं कि उसे हुकूमत बनाने से रोके, बल्कि इसलिए कि एक बड़ी अपोजिशन की सूरत में कौमी असम्बली में उसका वजूद हो, ताकि बेनज़ीर के रास्ते में कुछ अगर मनमानी करना चाहती हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट उनके रास्ते में आए। और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना और उसकी ज़ाहिर मदद भी की, ISI ने मदद की, फ़ौज ने मदद की, असलम बेग ने मदद की, हमीद गुल ने मदद की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सारी मदद का मकसद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को मजबूत करके बेनज़ीर के सामने एक काउंटर फोर्स का लाना था, ना कि बेनज़ीर का रास्ता रोकना। इलेक्शन हुए और इलेक्शन में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हार गया, पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन पंजाब में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की सीटें ज़्यादा थी। तो उस वक्त चूँकि वज़ीर आला ये बन चुके थे ज़िया-उल हक़ के दौर से नवाज़ शरीफ, और इस दौर में उन्होंने अपना एक स्टेचर जो था, जो कद-ओ-क़ामत थी सियासी, उसमें इजाफ़ा किया। एक तो वो मुतहर्रिक थे, दूसरे उन्होंने पब्लिसिटी के लिए सेल बनाए हुए थे, उनकी PR प्रेस से बहुत अच्छी थी, ज़ाती पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा जो भी कह लें, एक तो वो था। और दूसरा उनका काम ये था कि पंजाब में या किसी सिंध में ये कोई तसव्वुर ही नहीं था कि नई सड़क भी तामीर हो सकती है। पाकिस्तान बनने के बाद से ज़िया-उल हक़ के दौर ख़त्म होने तक यही रिवाज था कि जो सड़कें अंग्रेज़ों के दौर से चली आ रही हैं, वो जब टूट जाएं तो उनकी मुरम्मत कर दी जाए। सिरे से नई सड़क बनाने का किसी के तसव्वुर में नहीं था। चुनांचे पंजाब की सड़कों की आप लोगों की अक्सरियत नौजवान है या कम उम्र है, उनको नहीं पता। जिन लोगों ने, अगर आप अपने कभी बुज़ुर्गों से पूछें तो 1988-80 की दहाई से पहले पंजाब में सड़कों की पोजीशन या सिंध में सड़कों की पोजीशन के बारे में पूछ लें, तमाम सड़कें सिंगल ट्रैक थीं, दाएं बाएं से टूटी हुई थी, उजड़ी हुई थी, और ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा होते थे। जहाँ से सड़क बिल्कुल ही उधर जाती थी वहाँ पैच वर्क होता था और मुरम्मत हो जाती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन नवाज़ शरीफ ने अपनी इस वज़ारत आला में जगह जगह सड़कें बनाई, जिनमें कई सड़कें शहरों को शहरों से मिलाती थी, शाहराहें थी, और कई सड़कें शहरों को मंडियों से मिलाती थी, जो सूबाई हुकूमत का जो दायरा अख्तियार होता है उसके अंदर रहते हुए। ये पंजाब के अवाम के लिए बिल्कुल एक नई बात थी। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट का रिकॉर्ड भी उनके दौर में अच्छा रहा, चुनांचे उनकी शख्सियत इस हवाले से भी थोड़ा डेवलप हुई और उनका कद बढ़ा। और वाक़तन बोना एक बहुत बड़ा कद नहीं हुआ था उनका, लेकिन एक नुमायाँ कद हो गया था। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह आजकल वो सिंध के जो वज़ीर आला है मुराद अली शाह, उन्होंने अपना कद-ओ-क़ामत एक मज़बूत वज़ीर आला के तौर पर बनाया है। इस सतह का नवाज़ शरीफ का जो सियासी कद था वो ज़रूर हो गया था। वज़ीर आज़म बनने का किसी को उनके बारे में कोई वहम गुमान नहीं था। फिर जब बेनज़ीर हुकूमत ने कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जिससे इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुई, और उसने फ़ैसला किया कि बेनज़ीर को हटा दिया जाए और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को जीतने दिया जाए। और वैसे भी बेनज़ीर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल आ रहा था अवाम में, जो कथारसिस था
प्रो भुट्टो वोटर का वो हो चुका था बेनज़ीर की हुकूमत संभालने की सूरत में, और जो मुखालिफ वोट था वो पहले से ज़्यादा ताकतवर था। चुनाचे ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर दिया, नामज़द कर दिया। और उस इलेक्शन से पहले की सारी मुहिम में, अगर उस दौर के आर्काइव्स में आप जाकर अखबारात देखें, सियासी मैगज़ीन उस ज़माने में सियासी हफ्तरोज़े बहुत पॉपुलर थे, तो आपको ये चीज़ नुमायाँ मिलेगी कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई अगले वज़ीर आज़म होंगे। वो सरबराह थे, उनको जमात इस्लामी की बहुत ज़्यादा हमायत हासिल थी, मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े धड़े की उनको हमायत हासिल थी, और भी ताकतें हमायत। और सबसे बढ़कर ये कि इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो पीपल्स पार्टी से मुनहरफ होकर नेशनल पीपल्स पार्टी बनाने के बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल हो गए थे, ये शामिल कराए गए थे, तो वो कतई था कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो गए और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तवक्को के मुताबिक अक्सरियत में आ गया, पीपल्स पार्टी हार गई, तो नवाज़ शरीफ साहब जो थे इस दौरान मुंतखब अरकान कौमी असम्बली में अपनी लॉबी बनाने में कामयाब हो चुके थे, और अक्सरियत ने ये फ़ैसला दिया कि हम तो जतोई साहब को नहीं, नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। इस पर एहतजाज भी हुआ, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब भी नाराज़ हुए, काजी हुसैन अहमद साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, मरूम ने, और भी कुछ लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट भी चीं बजवी हुई। लेकिन सूरत हाल ये थी कि अक्सरियत जो थी अरकान कौमी असम्बली की, वो नवाज़ शरीफ के कैंप में जा चुकी थी। चुनांचे नवाज़ शरीफ को मजबूरन वज़ीर आज़म बनाना पड़ा, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हमायत भी की। हमायत इसलिए की कि वो बेनज़ीर साहबा को दोबारा नहीं देखना चाहते थे। लेकिन फिर आपके सामने फिर तो आपको बातें याद होंगी कि एक ही साल के बाद नवाज़ शरीफ ने जब सियासतदान होने का मुजाहरा किया, तो वही इस्टेब्लिशमेंट उनकी इतनी ज़्यादा दुश्मन हो गई कि वो जितनी दुश्मन बेनज़ीर की थी उतनी इनकी नहीं हुई थी। फिर चक्कर चला, फिर नवाज़ शरीफ आए, फिर दोबारा नवाज़ शरीफ को हटाया गया, बेनज़ीर साहब आए, फिर उनको हटाया गया, और फिर नवाज़ शरीफ साहब दोबारा आ गए। इस दौरान कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ना तो नवाज़ शरीफ प्रोजेक्ट थे, ना बेनज़ीर प्रोजेक्ट थे। बेनज़ीर को इसलिए सहूलतकारी 2 मरतबा की गई कि नवाज़ शरीफ से बहुत तंग थे, और नवाज़ शरीफ की 2 मरतबा सहूलतकारी इसलिए की गई कि इस्टेब्लिशमेंट वाले बेनज़ीर से बहुत तंग थे। और वसीतर मनसूबा जो था वो प्रोजेक्ट का नहीं था, वो ये था कि सियासतदानों को इतना गंदा कर दिया जाए, नवाज़ शरीफ को भी और बेनज़ीर को भी, कि फिर जहाँ मुस्तकिल एक सदारती निज़ाम लाकर सियासतदानों के इस मुसीबत से, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को हमेशा से मुसीबत समझती रही है, इनसे मुस्तकिल निजात हासिल की जाए। नाज़रीन, ये क्लियर हो गया कि नवाज़ शरीफ प्रोजेक्ट नहीं थे। नवाज़ शरीफ दूसरी मरतबा कतन अपने ज़ोर पर आए, अपनी पॉपुलैरिटी के बल पर जीते। दूसरी मरतबा जब वज़ीर आज़म बने, तो पहली मरतबा जब वज़ीर आज़म बने तो वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को हासिल थी। इलेक्शन के बाद गेम जो थी वो नवाज़ शरीफ ने अपने हाथ में कर ली। इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त रोकने की पोजीशन में नहीं थी। वो ज़माना था जब इस्टेब्लिशमेंट पसे पर्दा रहकर डोरियाँ ज़रूर हिलाती थी, असरअंदाज ज़रूर होती थी, लेकिन सारे मामलात उसके कंट्रोल में नहीं थे। जिस तरह के हमने जनरल बाजवा के दौर में देखे कि फ़ौज के हाथ में तमाम मामलात अलफ से लेकर ये तक आ गए, यहाँ तक कि जज कौन बनेगा, यहाँ तक कि ISI के चीफ़ कौन बनेगा, यहाँ तक किसको तरक्की देनी है, किसको अफसर लगाना है, किसको चीफ सेक्रेटरी लगाना है, किस अखबार को बंद करना है, किस TV चैनल को बंद करना है, किस TV चैनल से किसको नौकरी से निकालना है, ये सारे फैसले फ़ौज करती थी। उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। चुनांचे नवाज़ शरीफ साहब पहले अपनी सियासत के ज़ोर पर और दूसरी मरतबा अपनी मकबूलियत के ज़ोर पर बरसरे इक़्तिदार आए, और जब फिर मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो ज़ाहिर है फ़ौज का सियासी किरदार कुछ अरसे के लिए मध्यम पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जरदारी साहब जीते तो वो अपनी ताकत से जीते, जरदारी साहब के बाद दोबारा नवाज़ शरीफ साहब जीते तो अपने ज़ोर पर जीते। तो ये जो मज़हर अब्बास साहब ने एक ख़तरनाक और गुमराहकुन मुगालता पेश किया है, ये झूठ जानबूझकर बोला गया है इमरान खान को एक हीला फराहम करने के लिए कि परेशान मत हो, अगर तुम प्रोजेक्ट थे तो तुमसे बड़ा नवाज़ शरीफ प्रोजेक्ट था। ये खुदा इन लोगों से समझे जो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। ये तारीख़ कोई 500 साल पुरानी तारीख़ नहीं है, ये 1980 की दहाई से तारीख़ शुरू हुई है, और जो नौजवान नस्ल उस वक्त मौजूद नहीं थी या उस वक्त जो बहुत छोटी थी ये लोग, तो उस वक्त की किताबें, रिसाले, रिकॉर्ड, आर्काइव में हर चीज़ मौजूद है। दर्जन भर सियासी रिसाले निकला करते थे, पीपल्स पार्टी के हामी भी
اور پیپلز پارٹی کے مخالف بھی، جماعت اسلامی کے بھی، مسلم لیگ نون کے حامی بھی، ضیاء اللہ کے حامی بھی، درجن سے زیادہ سیاسی رسالے، بلکہ میرے خیال ہے یہ تعداد میں نے کم بتائی ہے، کم سے کم 20 رسالے سیاسی تھے جو اس وقت ہفتے بھر کی صورتحال، یہ رسالے جو ہیں یہ اس دور کی سیاست کا کرونیکل ہے۔ اگر آپ لائبریری میں جا کر ان میں سے کسی ایک رسالے کو 1980 85 کے بعد سے بلکہ دیکھنا شروع کریں اور 90 تک دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے، کیونکہ ہر قسم کے صحافیوں نے، لوگوں نے ان کا پورا معروضی تجزیہ یا غیر معروضی یا جانبدارانہ جو بھی کہہ لے تجزیہ پیش کیا، جن سے پڑھنے والے کو یہ ساری رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے جھوٹ مت پھیلائیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ عام یوتھیوں سے زیادہ مظہر عباس جیسے یوتھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ ایک پلاننگ اور اسٹریٹجی بنا کے آتے ہیں اور عمران خان کی ذات پر ایک اعتراض کرتے ہیں، پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں، پھر تیسرا اعتراض کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ٹیپ کا بند یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا، یہ اگر یہ ایماندار ہے تو ٹھیک ہے، ایماندار تو کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن کارکردگی ہونی چاہیے نا۔ اب بظاہر یہ عمران خان پر کڑی تنقید ہے، لیکن نہیں، اس کڑی تنقید میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ عمران خان جیسا کرپٹ حکمران کرۂ ارض پر پیدا نہیں ہوا۔ مارکوس اور یہ سہارتو اور حسنی مبارک اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ عوام کے اندر یہ نقش بنایا جائے کہ عمران خان ذاتی طور پر ایماندار بندہ ہے، جب مظہر عباس جو عمران خان پر اتنی تنقید کر رہا ہے وہ بھی یہ مان رہا ہے کہ عمران خان بہت ایماندار بندہ ہے، تو اس کا مطلب ایماندار تو ہے۔ یہ ہے وہ جھوٹ، یہ ہے دجالیت کی سب سے خطرناک قسم، کیونکہ دوسرا جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا اثر نہیں کرتا، لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ کسی کی تنقید کر کے اس کی ایک خوبی کو اجاگر کیا جائے جو اس میں ہے ہی نہیں، مثلا یہ کہ جی عمران خان حکومت میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے وہ مقبول ہے لیکن بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کیسے آنے دیں گے؟ اب مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ مخالف ہے عمران خان کا، جبھی تو کہہ رہا ہے کہ عمران خان بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب یہ عمران خان کا مخالف کہہ رہا ہے کہ بہت مقبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبول ہے۔ مقبول کی 100% جھوٹی کہانی کا سارا پوسٹ مارٹم میں اپنی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کروں گا، جو اسی عنوان سے ہوگا کہ 37 سیٹوں کا طلسم ہوش ربا۔ طلسم مذکر ہے، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ طلسم ہوش ربا لوگ پڑھتے ہیں، کا طلسم ہوش ربا۔ تو یہ جو طلسمات ہے یہ کس نے کس طرح بنایا وہ سارا بتاؤں گا، اور اس کی مقبولیت کا پورا پول بھی کھولوں گا۔ ناظرین اب دجل و فریب کا دوسرا مظاہرہ دیکھیے۔ عمران خان کی اب اور کوئی نہیں سنتا، عدلیہ سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ کل ہی پرسوں ہی اس نے یہ اپنے ساتھیوں سے کہا یہ فلاں 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 ججوں نے بہت مایوس کیا، ان کو گالیاں بھی دی، کچھ نہیں رہا۔ تو اس نے اب ایک آخری چارے کے طور پر ایک کمپین چلائی، ایک آرڈر دیا اپنے ورکروں کو کہ آپ جہاں بھی ہو گھروں پر جھنڈے لگائیں، دفتروں پر جھنڈے لگائیں، ہر جگہ جھنڈے لگائیں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عوام میں مقبولیت پی ٹی آئی کی ہے۔ آپ نے ڈنڈے مارے ہیں ان کو اور گرفتار کیا ہے، جیلوں میں ڈالا ہے، اس لیے وہ دب گئے ہیں، لیکن عوام جو ہیں وہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جھنڈے لگائیں۔ ناظرین پنجاب میں 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے اس اپیل کو، بلکہ زیادہ دن ہو گئے، کہیں کوئی جھنڈا کسی کارکن نے نہیں لگایا، کہیں کسی بھی شہر میں، لاہور سے لے کر ملتان تک کسی جگہ کسی آدمی نے اپنے گھر پر جھنڈا نہیں لگایا۔ اس کی وجہ آپ خوف کہہ لیں یا اس کی جگہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو دل میں ایک مقام تھا کچھ لوگوں کے وہ گر چکا ہے، جو بھی اس کی وجہ سب نے یہ جھنڈا نہیں لگایا۔ لیکن عمران خان نے کیا اس نے ایک ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ دیکھو آپ تم جتنا مرضی دبا دو، یہ دیکھو لوگ کس طرح جھنڈے لگا رہے ہیں۔ اور عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی وہ ویڈیو فلمیں شیئر کرنا شروع کر دی جن میں جھنڈوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جھنڈے اٹھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جھنڈے اٹھا رہے ہیں، ادھر جھنڈوں کا ڈھیر لگا ہے، ادھر جھنڈوں کا ڈھیر لگا ہے، سڑکوں پر پرچم بھر دیے گئے ہیں، ہر کھمبے پر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، پورا پنجاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں سے سج گیا ہے، جس جگہ بھی دیکھو ہر جگہ آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آئے گا۔ یہ ویڈیو اب اس میں جھوٹ کیا آپ کے علم میں آ چکا، یہ سب پرانی ویڈیوز ہیں، اور خاص طور پر یہ ویڈیوز کب کی ہیں؟ عمران خان نے جتنے جلسے کیے، ہر جلسے سے پہلے کیمپ لگتا تھا، اس کیمپ میں ہزاروں جھنڈے پی ٹی آئی کے ورکروں کو دیے جاتے تھے، سینکڑوں ورکر آتے تھے، ہر ورکر 10 15 20 جھنڈے خریدتا تھا اور یہ اٹھاتا تھا لے جاتا تھا۔ تو وہ فلمیں انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں نئی بنا کر کہ دیکھو کیمپ لگے ہوئے ہیں، کیمپوں میں ہزاروں جھنڈوں کا ڈھیر ہے،
कारकुन आ रहे हैं, वो झंडे उठा उठा कर जा रहे हैं। भाई झंडे पहले बाद में दिखाओ, पहले ये बताओ कि ये कैंप कहाँ लगे हैं। ये पुराने जलसों के कैंप है। और जब किसी शहर में जलसा होता था तो इन्होंने उस शहर की कुछ शाहराहों पर तमाम झंडे उतार कर पाकिस्तान के और वहाँ पीटीआई के झंडे लगाते थे, उनकी फिल्में। तो इस तरह इन्होंने एक भी झंडा लगाए बगैर पूरे पंजाब को झंडों से भर दिया है। ये इमरान खान की जहाँ दज्जालियत, उसके दजल, उसके फ्रेब, उसके झूठ का जो एक नमूना है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये इमरान खान की एक इंतहाई किस्म की जो फ्रस्ट्रेशन है उसका भी आईनादार है कि अब इसके पास ख़ुद को मीडिया पर ज़िंदा रखने के लिए कुछ नहीं बचा। नाज़रीन, दुबई की ख़बरें ये हैं कि वहाँ निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ हो गया है, लेकिन दुबई में मुस्लिम लीगी लीडरों ने नवाज शरीफ और जरदारी और दूसरे लीडरों से मुलाकात के बाद ये बताया है कि इन लीडरों ने हमें ये कहा है कि नाम अभी सीगा राज में रखना है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। चुनांचे दुबई में बैठी जो सेकंड सफ़ की क़यादत है उसमें से किसी को पता नहीं कि किसके नाम पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। एक ख़बर ये मौसूल हुई है कि शहबाज शरीफ ने मियाँ आमर को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बहुत ज़ोर लगाया और जरदारी साहब की खासी मिन्नत तरले भी की, समाजत भी की, लेकिन जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। उनके इनकार की क्या वजह हमें नहीं पता और हमें इससे गर्ज़ भी नहीं है। बहरहाल ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जरदारी साहब ने कम से कम एक मसले में वीटो कर दी है, और इतला मेरी ये है कि नवाज शरीफ साहब भी इस मसले में जरदारी के हामी नज़र आए। वल्लाह आलम ये इतला है और पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, इसलिए कि वहाँ जो अंदर खाते बातें चल रही हैं वो ज़्यादातर सीगा राज में है। और जो लोग जो सहाफ़ी को ये दावा करते हैं कि हमें ये चीज़ों का पता चला है, तो वो उनका अंदाज़ा है या टेवा है, हकीकत में किसी को पता नहीं। लेकिन ये ख़बर बहरहाल कई ज़राए से इसकी तस्दीक हुई है, कई ज़राए से, कि शहबाज शरीफ की बात जरदारी साहब ने नहीं मानी बल्कि वीटो कर दी। चुनाचे और एक ख़बर ये भी है कि जो 2-3 सहाफ़ियों के नाम लिए जा रहे थे जिनमें नजम सेठी भी थे, तो ज़राए का कहना है कि उनमें से कोई भी निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। लेकिन ज़ाहिर है ये बात भी 100% पाया तस्दीक के साथ इसलिए नहीं कही जा सकती कि जिससे भी वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है उसका नाम अभी तक सीगा राज में है और कुछ दिन सीगा राज ही में रखा जाएगा। चुनाचे ये जो अंदाज़े हैं, ये टेवे जो कि नजम सेठी के नाम पर भी इनकार हो गया है, और वो एक और साहब थे मोहसिन बेग, उनके नाम पर भी इनकार हो गया है, तो ये ज़ाहिर है पता तभी चलेगा जब ये नाम सामने आएगा। और अफवाहें जो हैं वो अब भी फैलाई जा रही हैं कि निगरान हुकूमत की आड़ में इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे। नाज़रीन, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे। नवाज शरीफ 14 अगस्त को आ रहे हैं, इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, और जहाँ इस बकवास का जवाब देना भी ज़रूरी है। ये जो कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के फ़ैसले बैठकर दुबई में क्यों हो रहे हैं, जनाब दुबई में इसलिए हो रहे हैं कि अगले इलेक्शन में फ़ातेह नवाज शरीफ ने होना है, उनकी पार्टी ने हुकूमत बनानी है, उनकी पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। लेकिन नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं। यहाँ 3 संपोलिये बैठे हुए हैं उन्हें डसने के लिए, तो जिन संपोलियों का बंदोबस्त अभी ज़ाहिर होने में 1 महीना तो लगेगा ही। और जब वो पाकिस्तान नहीं आ सकते तो पाकिस्तान के आइंदा सेटअप के लिए जितने भी मशवरे होने हैं वो नवाज शरीफ के बगैर तो वो मशवरे कहे ही नहीं जा सकते। चुनाचे मजबूरन फिर यहाँ की क़यादत को दुबई जाकर उनसे मिलकर, यानी मीटिंग में एक सबसे अहम रुकन की शमूलियत के लिए उनके पास जाना पड़ा। और जैसे यहाँ होता है कि किसी पार्टी के सदर अगर बीमार हो तो पार्टी का इजलास पार्टी के हेडक्वार्टर में नहीं होता बल्कि उस पार्टी सरबराह के घर पे होता है, ताकि बिस्तर अलालत पर पड़े हुए उस रहनुमा के साथ मीटिंग में शरीक किया जा सके। तो ये है कहानी। कोई साजिश, कोई खुफिया प्लान, ऐसा प्लान कि जो पाकिस्तान में अगर बनाया जाएगा तो वो लीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं अगले प्रोग्राम में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो भी कामयाबियां मिली हैं मालियाती फ्रंट पर, और जिनमें से कई कामयाबियां अभी छुपाई जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान होने वाला है, बहुत बड़े बड़े सरमायाकारी के वादे पूरे होने वाले हैं। तो इसका जो क्रेडिट है वो 2 आदमियों को जाता है, एक जनरल आसिम को और दूसरा नवाज शरीफ को, जिनके वापसी की खबर की तस्दीक होने पर इन ताकतों ने उनका नवाज शरीफ का माजी का रिकॉर्ड देखते हुए कि इसने माजी में मोटरवेज़ भी बनाई, कॉलेज भी बनाया, हस्पताल भी बनाए, सड़कें भी बनाई और बहुत कुछ बनाया,
तो इस रिकॉर्ड की वजह से उन्होंने गोया कि नवाज़ शरीफ के मुंह की खातर ये सारी सरमायाकारी के वादे किए हैं। और दूसरा, जनरल आसिम मुनीर की मेहनत शामिल है। तीसरा या चौथा या पांचवा अगर कोई क्रेडिट ले तो लेता रहे, लेकिन ज़ाहिर है ये होगा झूठ। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।